हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण का। तो ये दिसंबर 2023 का पार्ट हम कवर कर रहे हैं, ये एडिशन, और ये सीरीज़ का दूसरा भाग है जहां पे हम महत्वपूर्ण सार संग्रह कवर करेंगे, जिसमें 130 इम्पॉर्टेंट MCQ अलग अलग सेक्टर से कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। यहाँ पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते थे? तो ये निर्दिष्ट करते थे भूमाप को। फिर है, अशोक के उत्तराधिकारियों में से किसने देवानप्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? तो ये थे दशरथ। फिर है, किस ग्रंथ में यह कहा गया था कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है? तो ये कहा गया था अंगुत्तर निकाय में। फिर है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो यह संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल से। फिर है, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने नालंदा आगमन पर वहाँ के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? तो वो आचार्य थे आचार्य शीलभद्र। फिर है, चतुर्वेदी मंगलम का अभिप्राय क्या है? तो इसका मतलब है करमुक्त भूमि। फिर है नेक्स्ट, सन 1936 में दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। फिर है, नूरजहां जो थी, इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। फिर है, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राजकाल में सबसे ज़्यादा थी? तो ये बादशाह थे उस समय औरंगजेब। फिर है, अनन बहु कुर्तीव तद व्रतम, अर्थात अधिक अन्न उत्पन्न करें, यही हमारा व्रत होना चाहिए। ये उल्लेख किस ग्रंथ में दिया गया है? तो ये दिया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। फिर है आगे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ पहला क्वेश्चन है, किसने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये है सईद अमीर अली। फिर है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो ये हुआ था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। फिर जिस समय ICS में भारतीयों की आयु घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो उस समय लॉर्ड सोलसबरी क्या थे? तो लॉर्ड सोलसबरी जो थे उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। फिर है, कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति था? तो प्रथम भारतीय उपकुलपति थे विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात करें तो गुरुदास बंदोपाध्याय। फिर है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो गवर्नर बने थे ब्लामफील्ड फुलर। फिर है, किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर है, सन 1893 में सर विलियम वेडबर्न तथा WS कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? तो इसका उद्देश्य था भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। फिर किस गवर्नर जनरल ने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था? तो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर जनरल थे। फिर किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये हुआ था लाला लाजपत राय के टाइम पे, उनकी अध्यक्षता पे 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर है, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो ये थे लॉर्ड विलिंगडन। फिर आगे, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अशून्य बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ऐसा राज्य जहाँ पर जो अध्यक्ष है ये वंशानुगत रूप से ना हो, इसका राइट आंसर है। फिर कानून के समान संरक्षण
इसकी संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो इसकी संकल्पना ली गई है अमेरिका से। फिर भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। फिर भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। फिर है भारतीय संसद किसके द्वारा बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनको मिला के भारत की संसद बनती है। फिर है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो कम से कम वहाँ पे 20 सदस्यों के द्वारा उसे प्रस्तावित किया जाना चाहिए। फिर है लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो जमानत राशि तब जब्त की जाती है जब वो कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। 1/6 पार्ट जो टोटल वोटिंग होती है उनका अगर वो प्राप्त नहीं करते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। फिर है विवाह, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस संवैधानिक सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं समवर्ती सूची के अंदर में। फिर प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए किस अधिनियम में पहली बार संवैधानिक नियम बनाए गए थे? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। फिर किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। फिर है भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ पे समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी यानी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाता है? तो वो खाड़ी कहलाती है। फिर है जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियाँ लंबवत मिलें वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है जाली यानी कि फंकरी। फिर है मानसूनी वन का एक अन्य नाम क्या है और किस नाम से बुलाते हैं? तो इन्हें उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन कहा जाता है। फिर भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो ये राज्य है कर्नाटक। फिर है वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। फिर है स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए जो समय लिया जाता है उस समय को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है नक्षत्र वर्ष। फिर है कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो उस मिट्टी में लवण सांद्रता जो है वो अधिक होती है। फिर है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो ऐसे चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। नेक्स्ट है जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? यानी एंगल, तो कोण होता है 90 डिग्री का। फिर अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक ये कहाँ पे है? तो ये उत्तरी अंडमान में है। आगे है पर्यावरण एवं जैव विविधता। तो यहाँ पे NEA है, इसका फुल फॉर्म बताना क्या होता है? NEA का मतलब होता है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। फिर है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, किस स्टेट में है? तो ये है केरल में। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार है? टॉयलर पुरस्कार। फिर है ग्लोबल 500 पुरस्कार क्यों प्रदान किए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं ग्लोबल 500 अवार्ड? तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। फिर है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है यानी एसिड रेन? तो सबसे ज़्यादा होती है नॉर्वे में। फिर है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी यानी कि NCMB कहाँ पे है, किस शहर में है? तो यह है जामनगर में। फिर है कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप यानी स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो ये है कैटबुल लामजाओ नेशनल पार्क। फिर है ग्रीन हाउस इफेक्ट किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सौर विकिरण शोषित कर लिए जाने से
वायुमंडल को जो तापमान है ये बढ़ने लगता है, तो इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। फिर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। फिर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, ये है एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया था, तो ये हुआ था 1924 में। फिर है भारत में किस मानक को प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो यह है निवल राष्ट्रीय आय। फिर हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या रहा है, तो ये था ब्याज की अदायगी इसका आंसर है। फिर कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है, एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये प्रकाशित करता है IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। फिर है इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, तो ये उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है इको मार्क जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। फिर भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की है, तो यह है केलकर समिति। फिर है एक विभेदात्मक एकाधिकारवादी बाजार में उच्चतर मूल्य आरोपित किसमें करेगा, तो ये वहाँ पे होगा जहाँ पे मांग की मूल्य लोच कम होगी। फिर भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड, तो संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है, यहाँ पे भारत की संसद का अनुमोदन होना जरूरी है। फिर कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये किस पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है, तो ये कच्चे तेल से संबंधित है। फिर जून जुलाई 21 में स्थापित बैड बैंक का विधिक नाम क्या है, तो इसका विधिक नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। फिर सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी के क्वेश्चन है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, फूलों का जो अध्ययन होता है यानी स्टडी ऑफ फ्लावर्स, इसे क्या कहते हैं, इसे एंथोलॉजी कहा जाता है। फिर है बायोगैस किसका मिश्रण है, तो बायोगैस मिश्रण है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर जो ध्वनि है इसकी प्रबलता को किससे मापा जाता है, ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है डेसिबल में। फिर कौन सी गैसें दुर्लभ गैसें कहलाती हैं, तो ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, तो ये गैसें कहलाती हैं दुर्लभ गैसें। नेक्स्ट आपको बताना है न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक। फिर है जो आप मोबाइल में सिम यूज़ करते हैं, सिम इसका फुल फॉर्म बताना, इसका पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। फिर है स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो ये हार्मोन है एस्ट्रोजन, इसका उत्पादन समाप्त हो जाता है। फिर है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तब उसमें कोई व्यक्ति जो बैठा है उसे अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट है जब नर और मादा पुष्प पृथक पृथक पादपों पर पाए जाते हैं तो उस पादप को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है एक लिंगाश्रयी यानी कि डायोशियस। फिर है पेट्रीफैक्शन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन, ये किसके प्रकार हैं, तो ये जीवाश्म के प्रकार हैं। नेक्स्ट है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। यहाँ पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, ये कहा था फ्रायड ने। फिर है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह किसका कथन है, यह कथन है मैकडूगल का। फिर है मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है, तो स्किनर ने परिभाषा दी थी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन कराता है, तो ये अध्ययन कराता है शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का। फिर स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे, तो स्किनर थे अमेरिका के वैज्ञानिक। फिर क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा था कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में
मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। इसका राइट आंसर है अंतर्दर्शन। फिर है मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? तो क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी थी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। फिर है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था स्टैनले हॉल ने। फिर है किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? तो यह विधि है अंतर्दर्शन। फिर है एजुकेटम, ये जो शब्द है ये किस भाषा से विकसित हुआ है? तो ये हुआ है लैटिन भाषा से विकसित। आगे यहाँ पे संप्रेषण और संचार के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे किसमें व्याप्त होना पड़ेगा? उसे मुख्य आधार वाक्य में व्याप्त होना पड़ेगा। फिर है सामीप्य यानी कि प्रोक्सेमिक्स, ये किससे संबंधित है? ये अशाब्दिक संप्रेषण से संबंधित है। फिर है प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है? तो मुख्य तत्व है इसका सक्रिय श्रवण। फिर वह कौन सा कौशल है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है? तो यह है सामाजिक कौशल। फिर है संचार प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? सबसे पहले आता है कूटलेखन। फिर है जनप्रवाद यानी ग्रेप वाइन संप्रेषण की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत, किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों के स्वाहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। ये विशेषता है जनप्रवाद संप्रेषण की। फिर है संचार की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति एकाकी खुद से बात करता है, वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है अभ्यंतर संचार। फिर संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का तात्पर्य क्या है? तो प्रतिपुष्टि का मतलब होता है संदेश प्राप्ति का प्रमाण, एक तरह से कह सकते हैं। फिर संचार के एरिस्टोटल मॉडल का आधार क्या है? इसका आधार है समाज और सामाजिक संरचना। फिर है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों का प्राधिकार भी होता है? तो ये है संतुलित विभाजन प्रतिमान। फिर है खेलकूद के क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन है, जो इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन है IVA, यह कब अस्तित्व में आया था, मतलब कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यह आया था अस्तित्व में 1 अप्रैल 1947 में। नेक्स्ट है जो मैराथन दौड़ होती है तो इसकी दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी होती है 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट बताना है पोलो का जो मैदान होता है इसका आकार कितना होता है? तो इसका आकार होता है 270 मीटर बाई 180 मीटर। नेक्स्ट बताना है किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि होती है 90 मिनट की। फिर है 3 सेकेंड्स, ये किस खेल से संबंधित है? तो 3 सेकेंड्स संबंधित है बास्केटबॉल से। फिर है अपर कट, ये किस खेल से संबंधित है? अपर कट बॉक्सिंग से संबंधित है। फिर है अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1961 में। फिर आपको बताना है कि विश्व का फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता बनने का गौरव किस देश को प्राप्त है, यानी किस देश ने सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल का विश्व कप जीता है? तो यह देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने अब तक ये 5 बार खिताब जीता है। फिर पहली बार किस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया था? तो पहली बार 1995 में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया था। फिर वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में एक पक्ष में वाटर पोलो में होते हैं 7 खिलाड़ी। आगे है कृषि के क्वेश्चन। यहाँ पे है IR20 और रत्ना, ये किसकी 2 प्रमुख किस्म हैं? तो ये धान की किस्में हैं। फिर है रंजीत सब 1 एवं बहादुर सब 1, ये क्या है? तो ये धान की 2 नई किस्में हैं। फिर है जया, पद्मा एवं कृष्णा, ये किस धान यानी सीरियल की किस्में हैं? तो ये भी धान की ही किस्में हैं। फिर है शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2, शक्तिमान 1
और शक्तिमान 2। ये किसकी आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं? तो ये मक्का की आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं। नेक्स्ट बताना है, रबी की जो फसल होती है इन्हें कब बोया जाता है? तो इन्हें अक्टूबर से नवंबर तक बोया जाता है। फिर अब भारत में वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि जो मुख्य फसलें हैं ये उगाई जाती हैं? तो ये होती हैं खरीफ। फिर है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है झूम कृषि। फिर अब भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? तो ये होता है अप्रैल और जून का टाइम। फिर गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो यहाँ पे मध्यम ताप और मध्यम वर्षा आवश्यक है गेहूं की अच्छी खेती के लिए। फिर है, भारतीय चावल शोध संस्थान, ये कहाँ पे है? तो ये है कटक में। फिर कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताना है कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है इसकी जो गति है इसको किस में मापा जाता है? इसको MIPS में नापा जाता है, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। फिर आपको बताना है कि कंप्यूटर को स्टार्ट जो करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग। फिर वेब एड्रेस जो URL है, आपने कई बार देखा होगा लिखा रहता है इंटर URL, तो इस URL का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर QR कोड, आजकल तो हर जगह ही यूज़ हो रहा है QR कोड, ठीक है, चाहे वो ऐप के लिए हो या पेमेंट के लिए हो, तो आपको QR कोड का फुल फॉर्म बताना है। तो QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, QR कोड का मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड। फिर है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो ये होता है ALU। ALU का काम क्या होता है? कंप्यूटर में गणनाएं करने का। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर है, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था कोबोल। फिर यहाँ पे देखिए OCR का पूरा नाम क्या है? OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी लिखा रहता है और कई लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ही टिक करके आते हैं, लेकिन रीडर नहीं होगा, क्या होगा? रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर है, CPU से कंप्यूटर के परिधि उपकरणों यानी जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं उनमें डेटा का जो स्थानांतरण होता है ये किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो ये एक इंटरफेस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। फिर है, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल होते हैं? तो उसमें इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है फिर डेटा की, और फिर हमें रिजल्ट में आउटपुट में रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो इनपुट में हमने क्या दिया? डेटा, फिर उसकी क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी, और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? हमारा जो रिज़ल्ट है। तो ये होती है एक बेसिक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग साइकिल। फिर अब माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी होता है तो उसे और क्या कहा जाता है? तो उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। फिर लास्ट में कुछ विविध के क्वेश्चन हैं, इन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह मंदिर गुजरात के कवि कंबोई में स्थित 150 वर्ष पुराना मंदिर है। इसके एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ खंभात की खाड़ी है। यहाँ मौजूद शिवलिंग को केवल कम ज्वार के घंटों के दौरान ही देखा जा सकता है। तो दिया गया जो विवरण है ये किस मंदिर का है? मतलब यहाँ पे जो विवरण दिया गया यहाँ पे किस मंदिर की बात की जा रही है? तो ये स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की बात हो रही है। फिर है, धरोहर सीमा शुल्कों और वस्तु एवं सेवा कर का जो संग्रहालय है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये पणजी, गोवा के पणजी में स्थापित किया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय द्रव्य दर्पण दूरबीन यानी इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहाँ स्थापित की गई है? तो ये नैनीताल के देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, परम सिद्धि क्या है? तो परम सिद्धि एक सुपर कंप्यूटर है और ये भारत में डेवलप किया गया था। इसका अंतर क्या है? भारत में विकसित कृत्रिम मेधा सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम सिद्धि। फिर है, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है
ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। फिर ओशियन प्रोमिज इट्स विज़न फॉर ब्लू इकोनॉमी, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है जल्लीकट्टू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। फिर है मडई त्यौहार, ये किस राज्य के आदिवासी का त्यौहार है? तो ये छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का त्यौहार है। फिर है संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए स्थापित टैगोर केंद्र कहाँ पे है? टैगोर केंद्र कहाँ है? ये है शिमला में। और लास्ट क्वेश्चन है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 23 जून। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ जीके और उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट कवर किए थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। और इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन है उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेली वोकैब, जीके, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट, नोटिफिकेशन, सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। तो उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा ज्वाइन करके। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।